और फिर ऐसा करता हूं मैं कि टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 आपसे अभी सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि आप लोग डाउट आउट दे नहीं रहे हो, तो बेटर है कि आप अभी साथ के साथ मेरे सॉल्व करो। 22 एंड 23 देखो। 22nd क्वेश्चन एक बार रीड कर लो सभी लोग। Question number 22 says that there are 4 points: A 2,3, B 3,5, C 7,7 and D 4,5. अप्रोक्सीमेटली अगर हम इन पॉइंट्स को लोकेट कर लें, थोड़ा सा आसान हो जाएगा एनालाइज करना। ठीक है, तो मान लो ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, सारे पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। तो मैंने इन पॉइंट्स को रफली लोकेट करने के लिए थोड़ा सा स्केल कर लिया। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6 एंड 7 एंड सो हियर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 and so on. Now if you look at the point 2,3, it is somewhere here. This is 2,3 approximately 2,3, the A point here, A. And then B is 3,5. So this is 3 and here it is 5. So yeah, this is 3,5. This is B. And C is 7,7. This is 3 and 3, 6 and 7. 7,7 is somewhere here. Roughly speaking, it is somewhere here. 7,7 is C. And this is 3,5B and this is 2,3A. And D is 4,5. X coordinate is 4 and Y coordinate is 5. यहां पर कहीं होगा। So first of all, scale 1 is 3,5 and other is 4,5. 3,5 and 4,5 they lie on same horizontal line, right? तो आपके पास में जो अब देखो ये है 4,5, जैसे मान लिया हमने डी मार्क कर दिया 4,5। तो ये जो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ, ऐसा 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 और ऐसा, रादर थोड़ा सा ये डी पॉइंट यहाँ एग्जैक्टली इस लाइन पर नहीं आएगा, वो अभी चेक भी कर सकते हैं हम लोग, डोंट वरी। तो हमने डी को अभी नहीं मार्क किया, सिर्फ ये ट्रायंगल मार्क कर देते हैं पहले, है ना। तो ये ट्रायंगल मार्क कर दिया, दिस इज ट्रायंगल, डी इज 4,5, इट इज समवेयर। अब जरा देखो, सबसे पहली बात है कि अगर ये लाइन जो है ये डी पॉइंट की पोजीशन पूछ रहे हैं, ये लाइन देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो डी इसी लाइन पर होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि ये लाइन है y = 5। तो डी इस लाइन पर होगा। तीन बातें हो सकती हैं, डी कैन बी टू द लेफ्ट ऑफ बी विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज डी का एक्स कोऑर्डिनेट, तो आप बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज 4 विच इज greater than 3 and 3 is x coordinate of b, so d lies to the right of b। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। अगर b के राइट में है तो दो बात होगी, या तो d इस ट्रायंगल के अंदर होगा या तो बाहर होगा। अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक ऑप्शन है, एक है ABCD और कोलिनियर, एक है D lies inside the triangle ABC, एक है D lies on the boundary of the triangle ABC। तो देखो D अगर राइट में है तो एक बात हो सकती है कि DADC कोलिनियर हो, तो चेक क्या करेंगे हम, तो चेक कोलिनियरिटी ऑफ ADC, एक तो चेक ये हमें करना चाहिए, कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। कर लो। AD का स्लोप क्या है,
बताओ, और AC का स्लोप क्या है बताओ। अगर ये दोनों स्लोप्स इक्वल हैं तो कोलिनियर हो जाएंगे। AD का स्लोप 5 minus 3 is 2 and 4 minus 2 is 3, 2 by 3, and AC का स्लोप 7 minus 3 is 4 and 7 minus 2 is 5, this is 4 by 5। 2 by 3 और 4 by 5 कौन सी स्लोप ज्यादा है? 2 by 3 is more than 4 by 5 या 4 by 5 is larger than 2 by 3? तो अगर मैं दोनों स्लोप को कंपेयर करना चाहता हूं तो इसको लिखूंगा 10 by 15 और इसको लिखूंगा 12 by 15। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि AD लाइन और AC लाइन में क्या रिलेशन आ रहा है? AD लाइन का स्लोप ज्यादा है, मतलब AD लाइन स्मॉलर है, इसका मतलब है कि AD लाइन जो है वो AC लाइन के नीचे होगी, ऐसे ऐसे होगा ना। AD का एंगल छोटा होगा एज कंपेयर टू AC, तो D विल लाई आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल ABC। सर स्लोप ऑफ AD 1 आएगा ना, नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, 4 minus 2 2। एक मिनट चेक करने दो। अच्छा हाँ, आई एम सॉरी, स्लोप ऑफ AD 1 आ गया ना, ये 2 आएगा। ओके ओके ओके, तब तो क्लियर ही हो गया, अभी भी क्लियर हो गया। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ AD इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ AC। इसका मतलब क्या है कि D लाइज अबव लाइन AC। क्लियर है? यस सर। और D B के राइट में, B के राइट में है, AC के अबव है, तो ट्रायंगल के अंदर ही होगा। यस सर। अभी नहीं बोल सकते, अभी नहीं बोल सकते। अभी ये भी हो सकता है कि D जो है वो इसके भी, BC के भी ऊपर हो, तो BC का भी स्लोप चेक कर लो। स्लोप ऑफ BC क्या है? BC का स्लोप 7 minus 5 is 2 and 7 minus 3 is 4। 7 minus 5 is 2 and 7 minus 3 is 4। कितना है? हेलो, हाफ। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव स्लोप है ना। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या हो गया? इस पॉइंट से C ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, ये इंक्रीजिंग स्लोप की लाइन है, तो ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल है, ये जीरो स्लोप है। इसका मतलब है कि D लाइज बिलो BC, अबव AC एंड बिलो BC। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो अगर BC का स्लोप जैसे 1 से लेस है तभी वो उसके नीचे, अगर 1 से ग्रेटर होता तो ऊपर आता ना। अरे देवी जी, ध्यान से समझो, BC का स्लोप पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि B से C की तरफ इंक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहे हैं। यस सर। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। अगर आपको BC के रेस्पेक्ट में स्लोप कंपेयर करना है ना, तो BD और BC का स्लोप कंपेयर करो। चलो वो भी करके दिखा देता हूँ। BD का स्लोप क्या है? अरे B के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो BD का स्लोप क्या आएगा जरा बताओ? जीरो आएगा कि नहीं? तो BD का स्लोप जीरो है, मतलब B से D जाने पे आपको स्लोप नहीं मिल रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, और B से C जाने पर पॉजिटिव स्लोप है। इसका मतलब है कि BC लाइन BD लाइन के अबव है। यस सर। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, हो गया। हाँ, A के रेस्पेक्ट में जब स्लोप चेक किया, AD और AC का जब स्लोप हमने चेक किया था, तो उससे हमें पता चला कि AD ऊपर है या AC ऊपर है, तो AD लाइज अबव AC। ऐसे B के रेस्पेक्ट में BC और BD का स्लोप चेक किया, तो BC का स्लोप ज्यादा निकला, मतलब BC लाइज अबव BD। इसको तो D जो है BC लाइन के नीचे है और AC लाइन के अबव है, तो देयरफॉर D लाइज इन द ट्रायंगल ABC। D लाइज इन ट्रायंगल ABC। तो ये आंसर आपका सही होगा। अभी सबको समझ में आ गई बात की नहीं? जल्दी फटाफट बोलो। यस सर। Sir. क्लियर है सबको? यस सर। अब एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है।
alpha lies 0 to pi by 2 is a fixed angle, and P is a point cos theta iota cos theta sin theta, and Q is a point cos alpha minus theta sin alpha minus theta. Then Q is obtained from P. अब ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड वन. तो मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ. चलो 23rd हो गया, 23rd हटाओ, 22nd हो गया ना, 23rd. 23rd क्वेश्चन में हमारे पास में एक पॉइंट है. अब जरा एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप उसको रिकनेक्ट कर सको तो. डू यू रिमेम्बर in complex numbers we have discussed one thing, that if there is a point cos theta comma sin theta, then it lies on a unit circle with center, origin and radius 1, है ना? याद है कुछ कि नहीं? Yes, sir. तो अगर ये पॉइंट थीटा है, ध्यान से सुनो, तो ये और ये 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है, ये 0 1 हो जाएगा, ये -1 0 पॉइंट हो जाएगा, ये 0 -1 पॉइंट हो जाएगा, ये 1 0 पॉइंट हो जाएगा. 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है तो ये लेंथ 1 होगी, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1 cos थीटा, मतलब cos थीटा कॉमा sin थीटा, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं z, है ना, p, और इसको e की पावर आयोटा थीटा भी बोलते हैं. याद है? यस सर. ओके. अब जरा देखो, ये p पॉइंट है हमारा, p, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर रहे हैं. p पॉइंट को, हर पॉइंट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर सकते हैं, ये तो आप जानते हो अच्छी तरह से. तो cos थीटा कॉमा sin थीटा को मैंने z लिख दिया, e की पावर आयोटा थीटा, z1 बोल दो मान लो. अब एक पॉइंट है q पॉइंट क्या है? q पॉइंट है cos अल्फा माइनस थीटा कॉमा sin अल्फा माइनस थीटा, है कि नहीं? तो अगर मैं इसको zp बोलता हूं, तो zq कॉम्प्लेक्स नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू q पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? cos थीटा कॉमा e टू द पावर आयोटा अल्फा माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा? यस सर. cos थीटा sin थीटा को आप बोलते हो e की पावर आयोटा थीटा, तो ऐसे ही cos अल्फा माइनस थीटा sin अल्फा माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो? e की पावर आयोटा अल्फा माइनस थीटा, एंगल थीटा की वजह क्या हो गया? अल्फा माइनस थीटा, जिसको आप लिख सकते हो e टू द पावर आयोटा अल्फा इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर. अब जरा देखो, वेयर इज e की पावर माइनस आयोटा थीटा? ये थीटा एंगल वाली नंबर है, तो माइनस थीटा मतलब इसी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट नेगेटिव होता है. हेलो? यस सर. तो ये पॉइंट हो गया, मान लो ये r पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार या zp का कॉन्जुगेट है, ये नंबर हो गई. इसको क्या लिख रहे हैं? इस नंबर को हम लिख रहे हैं e रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, और ये नंबर थी e की पावर आयोटा थीटा. अब पढ़ो क्वेश्चन को. अब e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा में से ये लाने के लिए, q पॉइंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर आयोटा अल्फा. और आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर e टू द पावर आयोटा अल्फा मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आर्गुमेंट में अल्फा ऐड हो जाएगा. तो अल्फा आर्गुमेंट में अल्फा ऐड होने का मतलब क्या है? कि वो नंबर कुछ ऐसे हो गया, ऐसे मान लो ये है अल्फा, तो अगर ये एंगल थीटा है, माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा, बोलो, ये टोटल एंगल माइनस थीटा, और माइनस थीटा के बाद इतना काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है, माइनस थीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा माइनस थीटा हो गया. तो ये हो जाएगी नंबर क्यों? e टू द पावर आयोटा थीटा अल्फा माइनस थीटा, because you know that e raised to the power iota alpha into e to the power minus iota theta is equal to e to the power iota
minus theta plus alpha. So when you multiply a complex number, its argument will get added. Anyway, इसका मतलब क्या हुआ कि R से Q अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा किधर, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना, अल्फा। अब जरा पढ़ो क्वेश्चन को। ये cos थीटा sin थीटा नंबर पॉइंट था, ये पॉइंट था cos थीटा कॉमा sin थीटा, ये पॉइंट था cos माइनस थीटा कॉमा sin माइनस थीटा, और ये पॉइंट है cos अल्फा माइनस थीटा, ये वाला पॉइंट है cos ऑफ अल्फा माइनस थीटा कॉमा sin ऑफ अल्फा माइनस थीटा। अब पढ़ो, Q is obtained from P। Q को P से अगर फाइंड करना है तो कैसे मिलेगा, हाउ डू यू ऑब्टेन Q फ्रॉम P? इन्होंने बोला क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल अल्फा। Q को अल्फा डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट कर दो ओरिजिन के अबाउट तो P मिल जाएगा। ये बात तो सही नहीं है, ये तो ठीक नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। P को क्लॉकवाइज रोटेट करके क्यों मिल रहा है ये तो मैं मान सकता हूं, लेकिन अल्फा एंगल से रोटेट करके मिल रहा है ये तो कहीं से नहीं समझ में आ रहा। अगला, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द ओरिजिन थ्रू एन एंगल अल्फा, वो भी गलत है, क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो थीटा, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे ना तो थीटा में अल्फा ऐड होगा तो थीटा प्लस अल्फा होना चाहिए, वो नहीं है। e की पावर आयटा थीटा प्लस अल्फा तो नहीं है ना ये नंबर, तो ये भी रॉन्ग है। रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू ओरिजिन विद स्लोप tan अल्फा, ये चेक करने वाली बात है। रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू ओरिजिन विद स्लोप tan अल्फा बाई 2, तो ये दो चीज हमें चेक करनी। देखो ए ऑप्शन तो रॉन्ग है, डी ऑप्शन रॉन्ग है, सी और डी ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, लेट अस वर्क इट आउट नाउ। tan अल्फा स्लोप की एक लाइन है, ठीक है, tan अल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती हुई एक लाइन है, ठीक है, और दूसरा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बाई 2 एंगल बनाती हुई एक लाइन है। अब मैं ये आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो आई विल सी, लुक एट इट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था इसलिए बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा इसको। देखो अब एक लाइन है, ये कितना एंगल बना रही है, ये एंगल मान लो अल्फा बना रही है, ये लाइन है ओरिजिन से पास कर रही है और अल्फा एंगल बना रही है। इस लाइन को बोलेंगे y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फा। क्यों, क्योंकि अगर इस पर कोई भी पॉइंट x, y लोगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ये y होगा और ये x होगा, तो y और x का रेशियो tan अल्फा होगा। ये बात अंडरस्टूड है। अब ये पॉइंट एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है cos थीटा कॉमा sin थीटा। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब है कि P को ओरिजिन से ज्वाइन करो तो ये एंगल थीटा है। कौन सा एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला। अच्छा जी, तो अब इस P को इसमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर P को इस लाइन में मिरर इमेज लो तो P से इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उसी परपेंडिकुलर को ऐसे आगे एक्सटेंड करो, यहां आ गया मान लो, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अच्छा ये एंगल कितना होगा बताओ, थीटा माइनस अल्फा। वेल थीटा माइनस अल्फा। तो रिफ्लेक्शन का लॉ बोलता है कि अगर मैं ये इसकी इमेज, P पॉइंट की इमेज जो फॉर्म हो रही यहां पर, ये P डैश मान लो, है ना, तो P डैश या क्यों मान लो, क्यों, इसी को क्यों बोल रहे हैं, क्यों, तो क्यों पॉइंट अगर ये है तो ये एंगल कितना हुआ, तो ये दोनों
कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि रिफ्लेक्ट किया गया, ये कॉमन है, ये 90 है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, तो ये थीटा माइनस अल्फा, ये एंगल भी थीटा माइनस अल्फा हुआ कि नहीं? यस सर। अगर ये थीटा माइनस अल्फा हुआ तो क्यू का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना बना, ये एंगल कितना हुआ? ये टोटल एंगल अल्फा था, ये वाला एंगल अल्फा था, ध्यान देना, और ये एंगल थीटा माइनस अल्फा थी, बचा हुआ एंगल कितना हुआ, जल्दी बोलो। सर 2 अल्फा, अल्फा माइनस थीटा। अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा, दैट इज 2 अल्फा माइनस थीटा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कॉस ऑफ, बोलो, 2 अल्फा माइनस थीटा कॉमा कॉस ऑफ साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस थीटा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। जबकि Yes, हम, sir. जबकि क्यू पॉइंट दिया क्या हुआ है? क्यू पॉइंट हमारा एक्चुअली दिया हुआ है कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा कॉमा कॉस ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। कुछ समझ में आया? अल्फा डिग्री, अल्फा एंगल बनाती हुई लाइन से जब रिफ्लेक्ट किया तो 2 अल्फा माइनस थीटा हो गया, तो हमें एक्चुअली किस में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा? अल्फा बाई 2, क्योंकि अल्फा से 2 अल्फा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 2 अल्फा का रोटेशन डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो यहां पर देखो तो 2 अल्फा माइनस थीटा, हमें अल्फा बाई 2 लेना पड़ेगा। मतलब अब अगर आपको समझ में आ गया, तो अगर इस अल्फा एंगल को मैं लिख दूं अल्फा माइनस 2, अल्फा बाई 2 लिख दूं, तो करके दिखा दे रहा हूं, देखो, अगर ये एंगल अल्फा बाई 2 होता तो ये वाला होता क्या, थीटा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये भी होता थीटा माइनस अल्फा बाई 2। तो अब ये एंगल क्या हो जाता है? ये एंगल हो जाता है टोटल थीटा, टोटल अल्फा बाई 2, ऐसा अल्फा बाई 2 माइनस थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये हो जाता है एक्चुअली अल्फा माइनस थीटा, एंड देयरफॉर द आंसर। अब क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है? क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आता है कोसाइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा कॉमा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो ये हमारा, अब इसको हटा दो तो दैट्स इट, तो यू गॉट द आंसर। क्या आंसर है भाई? क्यू इज ऑब्टेन्ड by rotating P about origin by an angle, बोलो, अल्फा By 2. बाय 2, यस, अल्फा बाय 2 एंगल से रोटेट करेंगे तो, हाँ, नो 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 नो, कुछ भी बोल दिया और तुमने सुन लिया चुपचाप, रोटेटिंग नहीं, रिफ्लेक्टिंग इन, ये गलत है, ये सारा कुछ गलत लिखा गया है। हाँ, obtained by reflecting P in a line, in a line passing through origin making angle alpha by 2 angle with x axis। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है जी? सर बोलो। सर जो आपने क्यू का कोऑर्डिनेट जैसे पहले लिखा था ना 2 अल्फा माइनस थीटा वाला, वहां तक तो क्लियर था। उसके बाद जब वो अल्फा बाय 2 में इंटरचेंज हुआ नहीं तो तो वहां पे वहां, अपनी लॉग, नहीं नहीं, वहां तक भी नहीं किया था, इसका मतलब है वहां तक भी नहीं क्लियर वहां है। तक सही था। ना 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 ना, मान ही नहीं सकते हैं। नहीं वहां तक बिल्कुल श्योर ना सही था। ना 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 ना, सॉरी। ना। चलो, चलो कोई बात नहीं है, अगर कंफ्यूजन है तो उसको दूर कर लो। ये लो, ध्यान से देखना सब चीज को, ठीक है? एक सेकंड।
ये लाइन है कौन सी, y इक्वल टू x tan अल्फा, y इज इक्वल टू x tan अल्फा बाई 2 लाइन ले रहा हूं मैं, और इसमें ये जो सॉरी पॉइंट ले लो p, p क्या पॉइंट था बोलते जाओ, p पॉइंट क्या था, आकांक्षा बोलो। सर cos थीटा कोमा sin थीटा। cos थीटा कॉमा sin थीटा, ये लो, तो इसको मैं cos थीटा कॉमा sin थीटा बोलूं, या इसी पॉइंट को मैं e टू द पावर आयोटा थीटा बोलूं। जब रोटेशन वगैरह देखना होगा तो e की पावर आयोटा थीटा वाला ज्यादा आसान होगा, और जब रिफ्लेक्शन वगैरह करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो ये एंगल कितना है, बोलते जाना, जो जो चीजें मैं पूछ रहा हूँ बताते जाओगे, अपने आप आंसर आएगा। ये एंगल कितना है, तो अल्फा बाय 2। ग्रेट, अल्फा। और ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा माइनस अल्फा बाय 2। थीटा माइनस अल्फा बाई 2, एग्रीड। और ये Yes, और ये, sir. अगर ये दोनों इक्वल है और ये 90 है क्योंकि रिफ्लेक्शन किया हमने, ये क्यू पॉइंट आ गया हमारा, तो ये एंगल कितना हुआ, ये थीटा दोनों माइनस अल्फा बाय 2। थीटा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये एंगल कितना हुआ, ये ब्लू वाला एंगल अल्फा बाई 2 है, अल्फा बाई 2 में से ये वाला माइनस कर दो तभी तो आएगा, ये टोटल में से ये माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। कितना होगा, अल्फा बाई 2 माइनस थीटा माइनस अल्फा बाई 2, कितना हुआ ये, अल्फा माइनस थीटा। अल्फा माइनस थीटा। तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्यू पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में e टू द पावर आयोटा, मैग्नीट्यूड 1 है और आर्गुमेंट अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा। और इसी को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो cos अल्फा माइनस थीटा कॉमा साइन साइन, अल्फा माइनस थीटा। यही तो क्यू था। यस सर। इसका मतलब समझ में आ गया कि नहीं, यस सर। क्या समझ में आया बताओ, क्यू is obtained by reflecting P in line y is equal to x tan alpha by 2। यस सर। चलिए जी, तो आपका गेम 2 के डाउट हो गया। अब गेम 3 में देखो, गेम 3 में क्वेश्चन नंबर 16, 17, 28। तो गेम 3 का क्वेश्चन नंबर 16, हाँ जी, ये देखो, ये इधर वाले क्वेश्चन तो सब क्लास में डिस्कस हुए थे, इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुए थे फर्स्ट 10 क्वेश्चन के आसपास। 16th क्वेश्चन पूछा है तुमने, तो 16th इज हियर, यहाँ, हाँ 16th क्वेश्चन का कौन सा पार्ट पूछा है लिशा, सर सेकंड। ओके 16th का सेकंड पार्ट देखो सभी बच्चे, देखो अभी सभी लोग करो जरा, तो 16th का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सारे बच्चे करेंगे, सॉल्व करो। सेकंड पार्ट, एक मान लो ए पॉइंट दिया हुआ है -1,0 और बी पॉइंट दिया हुआ है 4,-2 और सी पॉइंट दिया हुआ है कुछ कुछ दिया हुआ है ऐसे ना,
1 minus t square upon 1 plus t square comma 2t square upon 1 plus t square. T is tan theta. और बोला गया कि ये तो cos 2 थीटा है, बट ये tan नहीं है, ध्यान रखना है, 2t स्क्वायर है। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। कोलिनियरिटी का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। फाइंड वेदर दे आर कोलिनियर आर नॉट, तो हमने कोलिनियर मान लिया और यहां से हम थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। तो कोलिनियर है, इसका मतलब है कि ए बी और ए सी का स्लोप इक्वल है। ए बी का स्लोप क्या है? -2 अपॉन 5, -2/5। और AC का स्लोप क्या है? AC, तो y माइनस YC माइनस YA, तो YC आ गया 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन XC माइनस XA, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1। So let us simplify it a little. तो ये आ गया तुम्हारा 2t square into, या अपॉन लिखो, into क्यों लिख रहे हो? 2t square अपॉन, यहाँ एलसीएम लिया तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2 आ गया। और 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू -2/5। टी मतलब tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा रियल है, tan स्क्वायर थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। एंड देयरफॉर क्या है कि थीटा बिलोंग्स टू नल सेट। तो किसी भी थीटा के लिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं हो सकते। तो सेकंड पार्ट आ गया। अब जरा थर्ड पार्ट का आंसर आप कर जाओ। थर्ड पार्ट को सॉल्व करना होगा बाय सिमिलर लॉजिक। तो थर्ड पार्ट में क्या होगा? ए बी का स्लोप इज इक्वल टू ए सी का स्लोप। ए बी का स्लोप तो वही है -2/5। AC का स्लोप करेंगे तो tan 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। और यहां पर क्या आ जाएगा? tan 2 थीटा इज, tan 2 थीटा को आप लिख सकते हैं sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos 2 थीटा। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल कर दो और फिर इसको सॉल्व कर लो। तो आया -2/5 इज इक्वल टू साइन थीटा ऊपर में है, cos थीटा एक बचा हुआ नीचे में, साइन अपॉन cos tan थीटा अपॉन cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सारा कुछ tan में कन्वर्ट हो गया। अब सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 2 tan स्क्वायर थीटा -2 और 5 टाइम्स tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिख दें, यहां लिख दे रहा हूं 2 tan स्क्वायर थीटा -2 5 टाइम्स tan थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही आ रहा है? एक बार फिर से चेक कर लो।
1 second. 5 times tan theta in 1 plus tan square theta is 2 tan square theta minus 2. Very correct. अब इसके बाद सॉल्व कर जाओ भाई। क्या आया ये? अभी मैंने कुछ सॉल्व नहीं करना, स्ट्रेट वे में आंसर कर रहा हूं। 5 टेंजेंट क्यूब थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है and every cubic polynomial has a real root. Every cubic polynomial has a real root. क्यों? और डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो एक रूट रियल होगा, क्योंकि जो नॉन रियल रूट होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। तो नॉन रियल रूट या तो 2 होंगे या तो 4 होंगे या तो 6 होंगे। तो जैसे इसमें 2 नॉन रियल रूट भी मान लें तो एक रूट अकेला जो बचेगा वो तो रियल ही होगा, और एक रूट रियल है मतलब tan थीटा की एक वैल्यू तो रियल आएगी, where k is रियल नंबर। और आप जानते हो कि कोई भी रियल वैल्यू टेंजेंट फंक्शन टेकअप कर सकता है, तो देयरफॉर इनफिनाइट वैल्यू ऑफ थीटा आएगी, इनफिनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा पॉसिबल। कैसे? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स k। तो फाइनली इसका मतलब हमने बोला कि ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर इन थर्ड केस। तो थर्ड केस में कोलिनियर होंगे और सेकंड केस में कोलिनियर नहीं थे। फर्स्ट केस आपने किया ही होगा, अगर वो भी पूछना है तो वो भी डिस्कस कर लो, ऐसे ही होगा। तो इसके बाद आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 17 एंड 28। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये है 17 क्वेश्चन। 2 points 0, 0, 3, √3 and another point P form an equilateral triangle. Find the coordinate of P. I repeat. क्या सिचुएशन है देख लो। कौन कौन सा पॉइंट है बताओ पहले तो। एक पॉइंट है ओरिजिन 0, 0 है, गुड। और एक पॉइंट है 3, √3, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट √3। जीरो 0 एंड 3, √3 आ गया। ये ओरिजिन है 0, 0। ये है B पॉइंट मान लो, A मान लो 3, √3। और एक पॉइंट है P जो इसके साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो पहले तो ये एंगल कितना हुआ, जल्दी बताओ। π/6। अरे ये हाइट कितनी है, √3 है, और ये लेंथ कितनी है, 3 है। तो ये एंगल अगर अल्फा है या थीटा है तो tan थीटा कितना हुआ, tan थीटा हुआ √3 का, तो ये हो गया π/6। यही बोला था निशा? यस सर। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा। अब जरा देखो, इस OA लाइन से 60 डिग्री एंगल बनाएगा तभी जाकर के OP ना। इफ OAP इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो डेफिनेटली एंगल AOP इज इक्वल टू π/3। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो इधर 60 डिग्री बनाए, इस डायरेक्शन में 60 डिग्री ले लें, या तो इधर ही 60 डिग्री ले लें, एक ही बात है। क्योंकि ऐसा तो बोला नहीं गया कि काउंटर क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। तो दो पॉइंट, दो पोजीशन होगी। तो मैंने बोला कि अगर इधर ये 30 डिग्री है तो इधर 60 डिग्री, तो ये पोजीशन यहां होगी, सच दैट ये एंगल हमारा कितना हो,
π/3। ये डिस्टेंस कितनी है? व्हाट इज द डिस्टेंस OA? OA लेंथ कितनी है? √9 + 3, 2√3 हुआ। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तो ये ओरिजिन से 2√3 ऊपर होना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट आ गया 0,2√3। मानते हो कि नहीं मानते हो? एक पोजीशन P की यहाँ आ गई। Yes, sir. So you've got one possible triangle as OAP like this, which is equilateral. But it is not the only possibility. There is another possibility of the triangle of the point P, and which is this way. ये √3 था, इतने ही नीचे आ जाओ, 2√3 हो जाएगा, and therefore there is one more possibility this way. ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये 60, ये 30, ये 30, 60 और ये इक्वल, तो ये आ जाएगा तुम्हारा वर्टिकल लाइन है ये स्ट्रेट अवे, तो 3, -√3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज क्या क्या है बोलो? 0,2√3 और 3, -√3। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17। हो गया भाई? क्लियर है सबको? समझ में आ रही बात सबको? और कौन सा क्वेश्चन था जो पूछना था 18th के बाद? क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। 18th करके बता देना। तो 18th सारे बच्चे 18th क्वेश्चन पहले करो जल्दी से। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन टफ इसमें कोई नहीं है, सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप करोगे तो आपको अच्छा फील होगा, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा करने में, प्रोवाइडेड आप करो। जब अटेम्प्ट नहीं करोगे तो नहीं होगा। जो लोग भी अटेम्प्ट करेंगे दे विल स्टार्ट लविंग इट। एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो कि सबको क्लियर हो गया कि नहीं। सबके रिप्लाई आनी चाहिए, ऑल। सिर्फ आधे बच्चों की रिप्लाई मिली मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 क्वेश्चन है क्या? पहले तो 18 में क्वेश्चन ऑब्जर्व करो। एक पॉइंट है 3,4, B is a variable point on the line mod x equal to 6. If AB is less than equal to 4, then number of positions of P with integer coordinates. क्या क्या दिया हुआ है? mod x equal to 6 का मतलब क्या होता है? mod x equal to 6 का मतलब होता है x equal to -6 और x equal to 6, x equal to +/-6।
और एक पॉइंट है 3,4, 3,4। तो ये क्वेश्चन क्लास में कराया था शायद आपने। मे भी, हो सकता है, शायद, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ये नहीं होगा तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था वो। यस सर, इस टाइप के करवाए थे। तो ऐसा ही है। अब जैसे x इक्वल 3,4 से अगर आप देखो x एक्सिस अगर ड्रॉ करो तो x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट है और y एक्सिस से 3 यूनिट है। ऐसे मान लो ये y एक्सिस है और मान लो ये x एक्सिस है। तो ये ऐसा कुछ सिचुएशन है ऐसे। ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है। अब ए पॉइंट ये है, 3,4 ए पॉइंट है। मॉड एक्स 6 का मतलब क्या हुआ, अगर ये 3 है तो यहीं से 3 यूनिट आगे यहां पर ये लाइन होगी एक्स इक्वल टू 6, ये एक्स इक्वल टू 6 लाइन होगी। और उतने ही पीछे जाओ तो ये एक्स इक्वल टू -6 लाइन होगी। अब बोल रहे हैं कि ए बी का डिस्टेंस 4 या 4 यूनिट से लेस है। ए बी का डिस्टेंस 4 यूनिट या 4, मतलब ये 4 यूनिट है। ये देखो ये डिस्टेंस 4 यूनिट है। ये क्वेश्चन तो मैंने नहीं कराया था बट इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन कराया था, ये मैं बता रहा हूँ। ये 4 यूनिट है। 4 यूनिट या 4 यूनिट से अगर मैं एक 4 यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ऐसा ऐसा होगा ऐसा, और इधर भी ऐसा ही होगा ऐसा। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि x इक्वल टू -6, ये 3 है और इधर में ये अगर ये -6 है तो ये तो डिस्टेंस यहाँ इस वाली लाइन को तो कोई कट नहीं करेगा, क्योंकि x इक्वल टू -6 से जो डिस्टेंस है 3,4 की, ये 4 यूनिट से ज्यादा है। तो बेसिकली इस वाली लाइन को कट करेगा। इस लाइन को कहां पर कट करेगा, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट देख सकते हो। ये कितना होगा, ये कितना है, अरे बोलो, ये 3 है और ये टोटल 6 है तो ये भी तो 3 हुआ ना। ये 3 हुआ और ये डिस्टेंस 4 है, 4 यूनिट रेडियस। तो ये कितना हो गया, बोलो। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो गया, पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हो भाई। अरे ये 4 है, ये 3 है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ, √7। और इसी तरह से ये लाइन को आगे भी ले जाएंगे तो यहां पर भी वही सिचुएशन होगी ऐसे, ये भी √7 होगा, ये √7 सॉरी, ये 4 है। अब कैलकुलेट कर लो कितने इंटीजर पॉइंट्स होंगे इसमें। आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर पॉइंट्स आर देयर। तो इंटीजर पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ये एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, ये √7 है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3,4, ये है 6,4, 6,4
और ये √7 है, तो 6 माइनस √7 कॉमा 4 एक पॉइंट आया यहां पर, ये वाला, और ये वाला पॉइंट आ गया 6 प्लस √7 कॉमा 4। अब आपको ये बताना है कि इस दोनों पॉइंट के बीच में कितने इंटीजर पॉइंट आएंगे। हाउ मेनी पॉइंट्स हैव इंटीजर कोऑर्डिनेट बिटवीन दीज टू। इस पे, क्योंकि ये पॉइंट वो पॉइंट होंगे जो 4 यूनिट से कम डिस्टेंस पर लाई करेंगे। तो 6 प्लस √7 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? √7 इज 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 8 पॉइंट समथिंग हुआ, 8 पॉइंट समथिंग, ऐसा कुछ मान लो। तो ऑब्वियसली 8, 7, 6, ये 2 पॉइंट इधर आ जाएंगे, एक 8 कोऑर्डिनेट वाला, एक 7 कोऑर्डिनेट वाला, एक 6 वाला, और फिर एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो टोटल कितने पॉइंट्स आएंगे? 6 माइनस √7 कितना होगा ये भी देख लो। 6 माइनस √7 2 पॉइंट समथिंग में, 2 पॉइंट समथिंग। तो यहां पर 4 और 3, 8, 7, 6, 1 सेकेंड, नो 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 नो, ये 4 है ना, हाँ। तो ऐसा आ गया, देखो मैं बता रहा हूं, 6,8, 6,7, 6,4, 6, 6,5, 6,4। तो आपको टोटल 6,6 के अब 4 पॉइंट मिल गए, तो बिलो भी 4 पॉइंट मिलेंगे। तो 6,3, 6,2 ऐसे लेते जाओ। तो 6 माइनस √7, अरे क्या कर दिया मैं, आई एम वेरी सॉरी, 6 नहीं है बेटा, x कोऑर्डिनेट 6 है। तुम लोग ना एकदम चुपचाप देख रहे हो, कोई कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, ना कुछ बोल रहा है। ये x कोऑर्डिनेट 6 है ना, y में ऐड होगा ना, तो 6,4 प्लस √7 है, और ये है 6,4 माइनस √7 है, 6,4 माइनस √7। तो नंबर ऑफ, ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ इंटीजर पॉइंट्स बिटवीन 6,4 माइनस √7 एंड 6,4 प्लस √7। तो 4 प्लस √7 का मतलब हो गया तुम्हारा 6 पॉइंट ABC, ऐसा कुछ आएगा। और 4 माइनस √7 मतलब है कि 2 पॉइंट समथिंग कम करोगे इसमें, तो 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट PQR ऐसा कुछ आएगा। तो इसके आगे तो 2 y कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है? तो y कोऑर्डिनेट की पॉसिबल वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, दैट्स इट। तो ये x कोऑर्डिनेट तो 6 है, इंटीजर है, y कोऑर्डिनेट के लिए 5 पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो 5 पॉइंट्स आएंगे, 5 पॉइंट्स। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैंने नहीं डिस्कस किया था, ये मुझे अच्छी तरह से याद है, बट ये भी कंफर्म हो गया कि आपने किया नहीं था इस क्वेश्चन को। किसी ने किया था? लिशा तुमने किया था? यस सर, आ गया था एक क्वेश्चन। आ गया सर था? वो, चलो यस हो गया, सर। हो गया तो अच्छी बात है। 23rd क्वेश्चन, नेक्स्ट तुम्हारा डाउट कौन सा था? 28 28 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। से पहले 28 का देखो, एक पार्ट तो मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़ो। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस एंड y एक्सिस। इधर देखो,
ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, एक्स एंड वाई एक्सिस, y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2। मान लो ये दो लाइन है ऐसे। ये लाइन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, और ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें x जीरो करूं तो y c1, 0, c1 से पास कर रही है, और ये कहाँ कट करी y एक्सिस को, 0, c2 पर कट कर रही है, और ये y एक्सिस है, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस है। इन तीनों लाइन से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये। मान लो ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। इस ट्रायंगल की एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मान लो ये सी एम इसका ऑल्टीट्यूड है, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी is equal to half into AB into CM, that is equal to half into AB लेंथ क्या आई, C2 माइनस C1 का मैग्नीट्यूड, यहाँ O से लेकर के B तक, OB जो है वो C2 है, OA C1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस इनटू CM। डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आ सकता है, बट जो मैंने बताया था कि अगर दो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो उनके बीच की डिस्टेंस है मॉड y2 माइनस y1, तो c2 माइनस c1 का मॉड। और cm लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ, तो ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, x के लिए सॉल्व करो, तो y एलिमिनेट कर दो, है ना। तो y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू एक्स प्लस c1 माइनस c2, तो c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, तो ये आ गया तुम्हारा x कोऑर्डिनेट ऑफ c, क्या आया, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। तो हमें cm चाहिए, मतलब मॉड x कोऑर्डिनेट ऑफ c, मॉड ऑफ दैट, क्योंकि x नेगेटिव भी आ सकता है, तो हमने मॉड लेना पड़ेगा। तो यहां से आ गया हाफ c2 माइनस c1 का मॉड इंटू मॉड ऑफ व्हाट, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, and therefore you got the answer। आ गया आंसर कि नहीं, मॉड मॉड ए मॉड अल्फा इंटू मॉड अल्फा, इसको मॉड ए बाई मॉड बी लिख दो, तो मॉड c2 माइनस c1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड m1 माइनस m2। अब जब स्क्वायर कर देते हो तो मॉड हट जाता है, तो यही हो गया तुम्हारा, ये प्रूव हो गया कि c2 माइनस c1 का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2। अब इसको बोला कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय थ्री लाइंस, अगर तीन लाइंस हो तो उनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसकी एरिया क्या होगी। तो तीन लाइन से मतलब अभी तो दो लाइन ये थी, एक लाइन और अगर मैं ड्रॉ कर दूं, मान लो एक तीसरी लाइन में ड्रॉ कर दूं, इसी में ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे, तो इनसे जो एरिया बनेगी वो क्या होगी, या ऐसे ना ड्रॉ करके मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ऐसे ड्रॉ कर दूं, एक सेकेंड, ऐसे ड्रॉ कर दो मान लो। तो ये तीनों लाइन से जो एरिया बनेगी
ट्रायंगल की एरिया वो हमें बतानी है, मतलब ये वाली एरिया बतानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ये वाले ट्रायंगल की एरिया निकाल ली फर्स्ट और सेकंड लाइन से, L1 और L2 का वाई एक्सिस से, ऐसे L1 और L3, ये तीसरी लाइन है L3, तो L1 और L3 का वाई एक्सिस से एरिया निकाल सकते हैं ये वाला, और L2 और L3 का वाई एक्सिस एरिया निकाल दो, और फिर तीनों एरिया का रिजल्टेंट कर लो तो ये आ जाएगा। तो वो ये वाला पार्ट है, ये आप अपने आप करेंगे, हो जाएगा। हेलो, यस सर। यस सर। तो अब आपके पास में टोटल 3 लाइंस हैं, एक 2 लाइन और वाई एक्सिस का तो मैंने निकाल दिया, अब 3 लाइन आ गई, तो फर्स्ट L1 और L2 का एरिया तो ये निकाल के दिखाया मैंने आपको, ऐसे L2 और L3 का एरिया निकाल लो, और L3 और L1 का एरिया निकाल लो, तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और थर्ड फर्स्ट का एरिया निकालो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उन्हीं एरिया के रिजल्टेंट के फॉर्म में ये वाली एरिया को शो किया जा सकता है। तो दिस एरिया यू वुड फिगर आउट, ये वाली एरिया अपने आप आ जाएगी इस फॉर्म में। ये आपका काम है जो आप कर लेंगे। और बोलो, और कोई डाउट तो नहीं था किसी का? सर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ना आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की असाइनमेंट्स भेजी थी, मतलब गेम 2 और गेम 3 और असाइनमेंट लेवल 1-2, तो फिर वो आपने अभी डिस्कस तो नहीं करी ना? ना, बिल्कुल नहीं डिस्कस करें, क्योंकि आप लोग जब डिस्कस तो हम तभी करेंगे ना जब आप करोगे और करने के बाद बोलोगे, उसके डाउट शेयर करोगे। ओके सर। नहीं तो सर, फिर यही पूछना था मेरे को कि मतलब ये नहीं, कोऑर्डिनेट ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में डिस्कशन तो कुछ तो हुआ है, आई डोंट नो क्या क्या डिस्कस। वो टेक्सचुअल क्या आई थिंक हुआ है शायद, टेक्सचुअल गेम पूरा 2 हो और गया, 3 नहीं हुई। टेक्सचुअल एक्सरसाइज हो गया था, गेम में डाउट किसी का नहीं था, मैंने पूछा था, गेम के डाउट है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, और असाइनमेंट लेवल 1 और 2, यस सर, असाइनमेंट लेवल 1 हाँ 1 करी थी, 2 मुझे नहीं पता है, 2 भी नहीं करी हुई। थी सर। हाँ? ऑफलाइन 2 हुई थी सर, ऑफलाइन में। ऑफलाइन सर इक्वेशंस की बात कर रही हूँ मैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की तो हो गई थी, बट इक्वेशंस वाली ना आपने सितंबर में भेजी थी, तो वो नहीं हुई शायद। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन नहीं, हाँ वो सितंबर में नहीं, और पहले भेजी थी। नहीं सर, वो आपको मैंने बोला था ना 7 सितंबर को आई थी, मैंने जस्ट आज अच्छा, कल चेक किया, अच्छा 7 ठीक। सितंबर को भेजी थी। अब देख लेना, आप देख करके बताना, अगर नहीं हुई होगी तो डिस्कस हो जाएगी, उसके लिए टेंशन मत। नहीं बाकी वो जो जो डाउट्स होंगे वो ये वाला चैप्टर ओवर हो जाएगा, उसके बाद डिस्कस करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपके पास 3 डाउट क्लास होती है, मैं तो वही बोला हूं, आप, मुझे ऐसा लगता है डाउट क्लास में जबरदस्ती बुला रहा हूँ। कल की डाउट क्लास में भी किसी का कोई डाउट नहीं था, आज की क्लास में भी किसी का कोई डाउट नहीं, सिर्फ एक बच्चा 2 बच्चा डाउट पूछता है, ये तरीका ये इतना डिस्करेजिंग है कि मैं क्या बताऊं आपको। इसलिए मैं जो अभी सीरियसली सोच रहा हूँ कि आपकी बैच में से जो बच्चे एफर्ट डाल रहे हैं उनको पिनाकल बैच में शिफ्ट कर दूंगा, और बाकी लोग इसी में रहो, आपको उस लेवल तक कराने की जरूरत नहीं फिर तो, क्योंकि जब आप काम नहीं करोगे तो जबरदस्ती थोड़ी फीड किया सकता है। ये जो एग्जाम्स है आपके साथ, आप जिन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसका सीधा सा मतलब है कि आपको ड्रैग करना पड़ेगा, टीचर के पीछे लगना पड़ेगा आपको। अगर टीचर आपके पीछे पड़ा हुआ है तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। यस सर। तो जो लोग भी वर्क कर रहे हैं, अभी आगे 1-2 टेस्ट होंगे, उसके बेसिस पे रिशफलिंग हो जाएगी, सारे के सारे अच्छे बच्चे जो हैं, वो जो मेहनती लोग हैं, वो लोग जो है पिनाकल बैच में शिफ्ट हो जाएंगे, जितने लापरवाह बच्चे हैं वो इस बैच में रह जाएंगे। फिर क्या करोगे आप? तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना। अच्छा, आप वर्क नहीं करोगे तो फिर ऐसे जबरदस्ती कराना पड़ेगा आपको। आपको मैं, मुझे फोर्स करके आपको क्लास में बुलाना पड़ रहा है कि चलो भाई बैठ के करो, बैठ के करो। अदरवाइज आज क्लास नहीं थी, आज एज पर स्केड्यूल आज क्लास नहीं थी। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपको कोई डाउट ही नहीं किसी का, तो मैंने बोला चलो यही बैठ के करो, कम से कम कुछ सवाल तो आप देखेंगे, कुछ तो वर्कआउट करेंगे। तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉजिटिव इंडिकेशन बेटा। मैं बहुत प्लेन वर्ड्स में बोलता हूँ आपको, आप में से कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, बट
ये रैंकर का क्वालिटी नहीं होता कि उसके पीछे पड़ेगा टीचर तब वो जाके पढ़ाई करेगा। रैंकर का मतलब होता है कि वो टीचर के पीछे लग जाए, टीचर परेशान हो जाए उससे, ऐसे बच्चे को रैंकर बोलते हैं ना। यस सर। सर फिर इस मतलब इस चैप्टर के डाउट सेशन के बीच में भी ले लोगे पिछले डाउट्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वगैरह के हैं तो? आप जिस दिन पे एक डे अनाउंस कर दो, आप बोलो किस समय तक कर जाओगे। मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के डाउट किस समय तक आप कर जाएंगे। आप जो दिन एक फिक्स करो, अगला मंडे फिक्स कर दो, उस दिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डाउट डिस्कस होगा। जितने आप करे रहेंगे, जितने भी डाउट होंगे एक दिन में हो जाएंगे। यू फिक्स अ डेट एंड सो दैट एवरीबॉडी वर्क्स, और पूरा वर्कआउट करके रखो और उस दिन वही डाउट डिस्कस कर लेंगे। तो फिर पूछ लो सबसे, मतलब जो दिन सेट हो वो देख मैं लेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ भाई, सभी लोग बताओ। मंडे मंडे ओके है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के डाउट के लिए? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो भाई एक बार कंफर्म कर दो सब लोग। मैं ग्रुप पे मैंने लॉन्च कर दिया है पोल। मंडे मीन्स कमिंग मंडे इज अ डाउट सेशन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन असाइनमेंट लेवल 1 2 गेम व्हाटएवर, सब ट्राई करके रखो, कंप्लीट करके। जो भी डाउट होंगे सारे डिस्कस होंगे। इफ इट इज ओके से यस। चलो ठीक है, तो मंडे फिक्स हो गया भाई, सभी लोग एग्री कर रहे हैं मोस्टली, कोई डिसएग्रीमेंट में नहीं है। अब आ जाओ जरा इस पे, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन करके बताओ जरा जल्दी से सभी लोग। ये गेम 4 का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट एंड बी पार्ट एंड सी पार्ट, जल्दी करो, सारे बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी। What are the area of triangle 5 square unit? Two of the vertices are 2, 1, 3, minus 2, and third vertex lies on the line y is equal to x plus 3. Find the coordinate of third vertex. चलिए देखिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। फर्स्ट का ए पार्ट में आंसर का वेट कर रहा हूं आपके। फाइव स्क्वायर यूनिट एरिया है 1/2 टाइम्स एरिया का स्टेयर फार्मूले से फार्मूला लगाओ, और उसको 5 से इक्वेट करो। तो 2, 1, 3, minus 2 and x, x plus 3 and 2, 1. It is given as 5. मैग्नीट्यूड यूज करेंगे क्योंकि एक वर्टेक्स अननोन है। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 2 उधर मल्टीप्लाई कर लो, 10 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड के अंदर क्या आएगा? -4 प्लस 3x प्लस 9 प्लस x माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x प्लस 3। तो वर्चुअली देखो तो -2x और +2x कैंसिल हो गया, 3x 4x प्लस
5, ये 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 9 माइनस 4, यही है। यहां से आ जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 5। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 और माइनस 5। Therefore 2x is equal to 7 or minus 3. X is equal to 7 by 2 or minus 3 by 2. X आ गया तो y भी आ जाएगा। तो y is equal to x plus 3. इसमें 3 ऐड किया तो 3 2 जा 6 plus 7 13 by 2 and minus 3 by 2 में 3 ऐड किया तो 3 by 2। तो आपके पास जो पॉइंट आया थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो आया वो आ गया, दो पॉसिबिलिटीज आ गई। एक आ गया 7 by 2 13 by 2 और एक आ गया माइनस 3 by 2 3 by 2। ऐसे बी और सी। करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। बी और सी का आंसर बताओ। बोले show that the area of triangle having vertices this and this is independent of P and explain its geometric significance. Hope you remember that I have talked about this in the class, in concept class itself, right? कि अगर किसी ट्रायंगल को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ऐसे ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी एरिया चेंज नहीं होती। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेट का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट को सेम नंबर से चेंज करना, और वर्टिकल ट्रांसलेशन का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट को सेम अमाउंट से ऑल्टर करना। तो वही चीज यहाँ डिस्कस हो रही है। देखो बी पार्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल having vertices P minus 4, P plus 5, P plus 3, P plus P minus 2 and P comma P is same as area of triangle। अगर मैं x कोऑर्डिनेट में P सब्ट्रैक्ट कर दूं और y में से P सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब xk is replaced by xk minus p and yk is also replaced by yk minus p। तो आ जाएगा क्या, x कोऑर्डिनेट p गया तो सबका p खत्म हो जाएगा, तो -4, दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 और तीसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0, और y कोऑर्डिनेट से भी p हटा दो तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। और ऑब्वियसली इस ट्रायंगल का एरिया कांस्टेंट आएगा। इसका एरिया क्या आएगा, -4, 5, 3, -2, 0, 0, -4, 5, ये एरिया निकालना। एंड इट इज डेफिनेटली इंडिपेंडेंट ऑफ P। क्या आया एरिया, 8 + 0 + 0 -0 + 0 + 15, तो ये 7/2 यूनिट आएगा। -15 + 8 7/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया तुम्हारा बी पार्ट। ऐसे सी पार्ट का आंसर कर सकते हो। बोल रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 0 1 1 and 3 AB दिस तो फाइंड द वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन तो किया भी हुआ आपने, है ना। तो देखो अब फोर्थ गेम में ये सारे क्वेश्चन कर जाओ, ये सब किया हुआ है। थर्ड फोर्थ ये सारे ट्राई कर जाओ। और हाँ, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मैं आपको एक डिटर्मिनेंट्स पर कुछ लेक्चर शेयर करूंगा, है ना। तो वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप उसको देख लेना, मैं भूल गया था उस दिन। प्रोबेबिलिटी वाले भी कर देना। हाँ, प्रोबेबिलिटी वाले, प्रोबेबिलिटी, अच्छा ठीक है। प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 11th वाला, ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर शेयर कर देता हूँ और डिटरमिनेंट का लेक्चर शेयर कर देता हूँ।
ठीक है, अभी कर देता हूँ। टेक्सचुअल एक्सरसाइज इसकी, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस सर। एक मिनट तो मैं बता रहा हूँ। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर सकते हो आप, 1 के सारे सवाल कर जाओ, ओके। और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 भी कर सकते हो। वन एंड टू कर जाओ, 3 मत करना अभी, क्योंकि 3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं कराया है, पहले लोकस के बाद कराऊंगा उसको मैं। तो 1 एंड 2 कंप्लीट कर जाएंगे। ओके सर। 1 2 के बाद आप 4 कर सकते हो स्टेट में। ओके सर। अगर 1 एंड 2 करो, अभी फर्स्ट एंड सेकंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज कर जाओ, आगे अभी मत करो, ठीक है। यस सर। ठीक, और सर सैटरडे को कोई टेस्ट भी है एपी वगैरह का? हाँ डेफिनेटली टेस्ट तो होगा आपका, प्रोग्रेशन पे टेस्ट होना होगा। प्रोग्रेशन पे कितने टेस्ट हुए तुम लोग के? कोई भी नहीं हुआ हुआ शायद। ही नहीं सर अभी। हाँ तो हुआ ही नहीं। प्रोग्रेशन का टेस्ट होगा, आप तैयार कर देना। ओके सर। सैटरडे को? सैटरडे को होगा या संडे को होगा, जो आपका टेस्ट डे होता है उसी दिन होगा, ओके सर। ठीक है। गुड ओके इवनिंग सर। मैडम, ओके, गुड इवनिंग, टेक केयर।